झाड़ू लगवाने। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है। शौक है मेरा, तो लिखवा दे, मैं भी अपनी कास्ट लिखवाऊं। जाति प्रथा काहे बनाई गई? इसीलिए ना कि पावर हम ब्राह्मणों के पास में रहे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। आज हम इस वीडियो में अपने जातिगत आरक्षण पर बात करेंगे और आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फैक्ट के जरिए दूर करना चाहेंगे। वो भी कुछ को, सबको नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, न कि जातिगत। लेकिन जब सदियों से जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है तो समाधान आर्थिक आधार पर कैसे हो सकता है? जब एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति एक पढ़े लिखे आदमी को एक शब्द यानी उसकी जाति बोलकर अपमानित कर देता है और उसको ये बोलने का अधिकार उसकी जात से मिलता है क्योंकि वो जाति विशेष यानी उच्च जात का है, तो वो पढ़ा लिखा आदमी जो कि छोटी जाति का कहा जाता है, फिर उसके लिए आर्थिक आधार पर विचार कैसे किया जा सकता है? जो लोग बोलते हैं कि अब जातिवाद नहीं होता और जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, वही लोग जाति के आधार पर खुद को उच्च भी मान रहे होते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त कहते हैं कि मैं जाति में नहीं मानता, मैं किसी जाति विशेष के घर जाता हूं तो उनको नीचा महसूस नहीं कराता, उनके घर पे खाना खा लेता हूं, या कोई दलित व्यक्ति हमारे घर पे आता है तो मैं अपनी कुर्सी दे देता हूं। कहने का अंदाज ऐसा होता है जैसे एहसान किया हो। वो जातियां जिन्होंने शिक्षा, समाज और संपत्ति में हजारों सालों से 100% आरक्षण का आनंद लिया, उच्च जातियां बनती हैं या कहलाती हैं। तथाकथित उच्च जातियां ब्राह्मण और उनके साथी क्षत्रिय और वैश्य भारत की जनसंख्या का मुश्किल से 15% भी नहीं है। चंद सालों में ही बाकी 80% आबादी के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की शिकायत करते लगातार घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में इससे सवर्णों को नुकसान होता है? ये जो तस्वीर आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी की है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं। वो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। स्वयं देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मैं उनकी जाति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल जातिगत आरक्षण और संस्थागत भेदभाव का है। इन्होंने 6 दिसंबर 2021 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज द्वारा आयोजित 13वें BR अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर में माइकल सैंडल द्वारा लिखी पुस्तक द टायरनी ऑफ मेरिट के विमोचन पर व्याख्यान देते हुए जाति प्रदत्त विशेषाधिकार के बारे में टिप्पणियां की थी, जो हम आसान भाषा में आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, उच्च जाति के लोगों ने अपनी जाति के आधार पर योग्यता और विशेषाधिकार प्राप्त किया है और आज के युग में जाति आधारित योग्यता और विशेषाधिकार जैसे आरक्षण को खत्म करने की उनकी मांग योग्यता की संकीर्ण अवधारणा को प्रदर्शित करती है। उच्च वर्ग के व्यक्ति अपनी सफलता को अपनी योग्यता के माध्यम से अर्जित बताते हैं, जबकि ये जातीय विशेषाधिकार का परिणाम है। अतः आज के समय में जो जातीय विशेषाधिकार निम्न वर्ग को मिले हुए हैं वो नितांत आवश्यक हैं। उच्च वर्ग जाति बंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन निम्न वर्ग को जातीय विशेषाधिकारों से वंचित करना उनके साथ छलावा होगा। जाति के आधार पर भेद दलितों और उच्च जातियों के बीच की खाई को दर्शाता है, जहां SC, ST, OBC समुदाय के लोगों को अपमानित किया जाता है और उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, लेकिन इनको सम्मान मिलता है। ये सब बातें जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने तर्कपूर्ण कही, लेकिन जहां वो स्वयं बैठे हैं वहां के विशेषाधिकार पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। स्वयं उन्होंने अपनी जाति और अपने पिता के सुप्रीम कोर्ट में होने का कैसे लाभ उठाया, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, न उस परिवारवाद की न उस जातिवाद की। वो जिस संस्थान में जहां बैठते हैं, जो चल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में नहीं की, लेकिन जो किया वो तर्कपूर्ण था। लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आरक्षण क्यों जरूरी है। 1980 तक सुप्रीम कोर्ट में OBC या SC समुदाय का कोई जज नियुक्त नहीं होता था। SC, ST और OBC भारतीय आबादी का 80% हिस्सा है। ऐसे में या तो 80% आबादी प्रतिभाहीन है या कुछ और भयावह तब तक हो रहा था। आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 8 SC जज और 1 SC चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से SC वर्ग के भारत के पहले और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। OBC जो भारतीय आबादी का 40 से 50% हिस्सा है, निचली अदालत में मात्र 12% है। उसमें भी हमेशा से 30 से 40% नियुक्तियां मात्र ब्राह्मण जात से की गई हैं, जो कि भारतीय जनसंख्या का
केवल मुश्किल से 5% भी नहीं है। मई 2014 के बाद से नियुक्तियां जितनी भी की गई हैं, उनकी जाति और पंथ की संरचना का ये रिकॉर्ड देख लीजिए जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये फोटो जो स्क्रीन पर चल रही है, इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। डेटा होता है, हमेशा एक कहानी कहता है। अगड़ी जातियों की हिप्रोक्रेसी की कहानी यह है कि ये अपने जातिगत विशेषाधिकार से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि इनको ये सब बहुत ही नॉर्मल लगता है। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद या कहिए हास्यास्पद पहलू यह है कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि जातिगत आरक्षण तथा कथित उच्च जातियों को नुकसान पहुंचा रहा है और मानते नहीं है कि कैसे सदियों का जातिगत विशेषाधिकार उच्च जाति की मदद कर रहा है और 80% भारतीय आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कुछ और फैक्ट्स बता देना चाहूंगा। अपर कास्ट के लोग न केवल न्यायपालिका पर हावी हैं, वो भारत के हर क्षेत्र में हावी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आरक्षण इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यदि आरक्षण अपर कास्ट के लिए नुकसानदेह होता तो वो हर क्षेत्र पर हावी नहीं होते। जातिगत आरक्षण सबको बस बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में कोविड के दौरान टीकाकरण अभियान में दुनिया भर में हर सरकार ने टीकाकरण अभियान के दौरान आबादी के कमजोर वर्ग, मतलब वरिष्ठ नागरिकों की तरह जो लोग थे, उनको पहली वरीयता प्रदान की। जानते हो क्यों? उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। बुजुर्गों और कमजोर मरीजों को पहले टीके देने का मतलब यह नहीं है कि सरकारें स्वस्थ और युवा आबादी को नुकसान पहुंचा रही हैं या मारना चाहती हैं। आरक्षण भी वैसी ही एक प्रक्रिया है जो हजारों सालों से दबाई गई जातियों को वर्तमान समय में लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए शुरू किया गया है। जो लोग सोचते हैं कि आरक्षण उच्च जातियों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको उच्च जातियों के उच्च संस्थानों पर कब्जे की भी ये कहानी, ये परिस्थिति और जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर उनके अधिकारों को जान लेना चाहिए। ये जो डेटा शीट हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इंडियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार देश में जो भी लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाने वाले लोगों की जो सूची है, जो आंकड़ा है, वो ये कहता है कि आज भी जितना ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग मिलके नहीं कमा पाते, वो मात्र मुश्किल से 15% सवर्ण लोग कमाते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर वेल्थ रखते हैं अपने पास और उनसे ज्यादा अमीर हैं। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति के जो आंकड़े हैं, उनसे साफ समझ में आता है कि सबसे ज्यादा शेयर इसी सवर्ण समाज का है जो अपने आप को नुकसान में बताने की कोशिश कर रही है सिर्फ आरक्षण की वजह से। इन्हीं सवर्ण जातियों का आज भी संपत्तियों पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर पूरा अधिकार बना हुआ है। ज्यादातर जगहों पर यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, वहां प्रोफेसरों की संख्या, हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, अच्छे हॉस्पिटलों में सरकारी डॉक्टर्स की संख्या और तमाम ऐसी चीजें जिन पर कुछ अधिकार आरक्षण की वजह से ओबीसी, एससी को मिला जरूर है, लेकिन बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं, इन्हीं का कब्जा है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी प्रशासनिक पद या बड़े पद हैं, मलाईदार पद हैं, उन पे आज भी इन्हीं का कब्जा है। ये सब बातें तो हो गई नुकसान की, लेकिन भारत में अगड़ी जाति के व्यक्ति होने का क्या लाभ है, ये भी जान लीजिए। आपको मंदिरों के ट्रस्ट सदस्य के रूप में 100% आरक्षण मिलेगा। क्या मुझे यह कहने की जरूरत है कि हम भारतीय मंदिरों को कितना पैसा दान करते हैं? मंदिरों में पैसा सभी द्वारा दान किया जाता है, लेकिन केवल उच्च जाति के लोग ही एकत्र और उपयोग करते हैं। आप कितने ऊंची जाति के लोगों को जानते हैं जो कहीं सफाई कर्मी हो, बीड़ी मजदूर हो, बीड़ी की किसी फैक्ट्री में काम करते हो, घरेलू कामगार आदि के रूप में काम करते हो? उन्हें इस तरह के काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसकी बजाय वो पुजारी के रूप में काम कर सकते हैं और इन जैसे श्रमिकों से ज्यादा आराम से कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो मेरे दोस्त, आप सत्संग के बाबा बन सकते हैं और अपनी प्रतिभा के आधार पर कमा सकते हैं 10,000 से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी सामाजिक स्थिति। टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट भी आपके चरण छू सकते हैं और धन्य हो सकते हैं, आप भले ही अनपढ़ हो। कभी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, कभी मंदिर में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा, स्कूल में अलग थलग नहीं बैठाया जाएगा, ना ही आपके साथ कोई भेदभाव होगा। अपर कास्ट टीचर्स, प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। मीडिया, कॉलेज, स्कूल, पुलिस, हर जगह
अच्छे पोस्ट पर 70% अपर कास्ट के लोग ही हैं आज भी। जब आपको इतने सारे प्रिविलेज पहले से प्राप्त हैं तो जो पीछे छूट गए उनको आगे लाने में समस्या क्या है? यदि आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी जाति आधारित उपनाम जैसे शर्मा, मिश्रा ये सब हटा दें। एक ही जाति के लोग ये मिलके एक दूसरे का समर्थन करते हैं और फिर जो निचली जातियों के लोग हैं उनका अपमान करते हैं, फिर कहते हैं जातिवाद हो रहा है। और यहीं से जातिवाद होता भी है। लोग बेशर्मी से लोगों की हमसे या आपसे जाति पूछते हैं और जब पता चलता है कि किसी निचली जात के हैं तो वो बुरे चेहरे बनाते हैं, फिर आपसे दूरी बना लेते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। सरकारी विभागों में स्थिति और भी खराब है। चौथी श्रेणी का कर्मचारी, निचली जाति का कोई अधिकारी आ जाए, अगर उसको पता चल जाए तो उसको अभिवादन तक करने में कतराता है। अब आते हैं हम आरक्षण पर। आरक्षण का मतलब यह है कि कुछ वंचित समाज के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में SC, ST, OBC के जो छात्र अच्छा नंबर लाते हैं उनको इंटरव्यू में कम अंक प्रदान किए जाते हैं या कम अंक दिए जाते हैं, भले ही उन्होंने लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर किया हो। यदि कोई आरक्षण नहीं होता तो ये SC, ST, OBC के सभी लोगों को इंटरव्यू में कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद का कारण ही आरक्षण है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आरक्षण हटा दिया जाता है तो क्या हर उच्च वर्ग का व्यक्ति ये बंद कर देगा कहना? गर्व है मुझे राजपूत होने पे। ये हमारे बच्चों ने लिखवाया क्योंकि उन्हें ठाकुर कहने का जानने का गर्व होता है। एक खास समुदाय के लोग पुजारी बन जाते हैं, शादी, पूजा, मुंडन आदि के नाम पर पैसा कमाते हैं, इंसान की मौत पर भी पैसा कमाते हैं। कहते हैं पूजा कराओ नहीं तो मृत आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। ये क्या है? ऐसे लोगों के लिए मंदिरों और अन्य हिंदू रीति रिवाजों में इतना बड़ा आरक्षण है कि आप सोच नहीं सकते। ये ठग कई अनपढ़ लोगों को यह कहकर डराते हैं कि गृह दशा सही नहीं है और गृह दशा को शांत करने के लिए पूजा करने के नाम पर उन्हें लूट लेते हैं। ऐसे में अगर हमारे देश से जातिवाद खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, तो सबसे पहले ये जो एकाधिकार तमाम संस्थानों पे बना हुआ है, जहां असमानताएं हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, उन सभी जगहों पर सभी जातियों का प्रतिनिधित्व निश्चित और तय करने की आवश्यकता है। तभी इस देश से जातिवाद खत्म हो पाएगा, तभी इस देश से जातियां खत्म हो पाएंगी, वरना यह हमेशा बने रहने वाली चीज है। और रही बात इसकी कि जातियां कहां से आई, तो ये किसी भगवान ने नहीं बनाई। वैसे तो मैं किसी भगवान में मानता नहीं, लेकिन अगर भगवान कहीं होगा भी तो भगवान ये तो पक्का नहीं करेगा कि लोगों को बांटकर धरती पर भेजे। बने रहिए ब्लूकट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।